Okay, let us begin with today's lecture. अच्छा, कल हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी किया था, करेक्ट? वी कंप्लीटेड टिल हियर, है ना? मेंबरशिप हमने लास्ट पढ़ा था. सो व्हाट डिड वी सी इन मेंबरशिप? कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हैं? 200 है. ठीक है. सो दिस इज द लास्ट थिंग विच वी सॉ in the previous lecture. Today we are starting with the merits of the joint stock company. ठीक है. Now first merit देखो, large amount of capital, है ना? अब देखो कोई भी इन्वेस्ट करता है कंपनी में, so there are so many number of shareholders. यहाँ पर ऊपर मेंबरशिप में पॉइंट क्या लिखा था? मिनिमम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है. मतलब कितने भी लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, and there can be n number of shareholders who will invest in the company. So capital तो comparatively ज्यादा होगा, right? When we speak of partnership firm or a sole proprietorship, right? तो उस हिसाब से this joint stock company will have huge amount of capital. ठीक है. Let us read the point. A joint stock company issues shares to the public, right? The face value of the share is comparatively low. मतलब आप बहुत आसानी से शेयर खरीद सकते हो. So it can collect huge amount of capital. It can also accept deposits and issue debentures to raise funds. मतलब क्या? शेयर्स ही सिर्फ एक सोर्स नहीं है. कंपनी विल ऑल्सो इशू डिबेंचर्स. डिबेंचर्स क्या होता है? ऐसा समझ लो, डिबेंचर्स आर समथिंग, जैसे वो पब्लिक से पैसा उठाती है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लोन. ठीक है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन. डिपॉजिट्स भी क्या हो गए? एक तरह का एडवांस हो जाता है. सो डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लोन. टाइप्स ऑफ लोन कह रही हूँ, ठीक है, विच द कंपनी टेक्स फ्रॉम द पब्लिक इटसेल्फ. ठीक है. तो सिर्फ शेयर्स ही एक तरीका नहीं है टू रेस कैपिटल. अनदर सोर्सेस क्या है? डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स. ओके. नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट प्रोफेशनल क्यों है? बिकॉज यू आर अपॉइंटिंग, कंपनी अपॉइंट्स एक्सपर्ट्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आज कंपनी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैंडल करेगा, राइट? जो ही विल बिकम द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, राइट? सो नाउ ही इज ऑलरेडी सो स्पेशलाइज्ड इन हिज फील्ड. तो वहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट विल ऑब्वियसली बी प्रोफेशनल, राइट? तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन यू ऑल, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेंगे वो लोग व्हेन इट कम्स टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. ठीक है. ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं. सपोजिटली एक लॉ डिपार्टमेंट है ना? वहां पर दे विल अपॉइंट, दे विल अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी, राइट? तो जो इंसान जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो उसको अपॉइंट करेंगे. ठीक है. सो दैट देयर इज प्रोफेशनलिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेट अस रीड द पॉइंट. Management of the company is in the hands of the directors. Management of the company is in the hands of directors. They are elected representatives of shareholders. ठीक है. तो जो बेसिक मैनेजमेंट है ना, जो डे टू डे ऑपरेशंस जिनको करने हैं, वो कौन है? दे आर द डायरेक्टर्स. और डायरेक्टर्स चूज कैसे होते हैं? शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स को चूज करते हैं. ठीक है. क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट? दे आर इलेक्टेड representatives of shareholders. Okay. Due to large resources, financial resources, a company can appoint. देखो मैं यहाँ इसकी बात कर रही थी, ये सेंटेंस पढ़ो. कंपनी कैन अपॉइंट हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, राइट? क्योंकि यहाँ पर यू कैन इजिली पे देम द सैलरी, है ना? कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है. देयर आर लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इसलिए पॉइंट ये यहाँ से स्टार्ट होता है. ड्यू टू लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अ कंपनी कैन अपॉइंट highly qualified professionals by paying them attractive salaries. ठीक है. So the knowledge of expert is used in the day-to-day management of the company. ठीक है. So when you just read the subheading प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसमें आपको दो चीजें लिखनी है. एक चीज लिखनी है डायरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, कि मैनेजमेंट इन जनरल किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर्स के हाथ में होता है. और डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. ठीक है. ये हो गया एक चीज. दूसरी चीज क्या लिखोगे? कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है,
तो वो क्या करती है, वो एक्सपर्ट्स को हायर करती है और उनको अट्रैक्टिव सैलरीज पे करती है, ठीक है, सो दैट देयर इज ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स, फिर आपका ये पूरा पॉइंट बन जाएगा। ओके, कम टू द थर्ड पॉइंट, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अच्छा, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस तो हैं, है ना, तो एक्सपेंशन आसानी से हो सकता है। सपोजिटली कंपनी को एक नया capital and attractive salaries are paid to the professional managers. Proper authorities are given to take decisions. Shareholders are interested in getting highest rate of dividend. As a result, company can undertake big and risky projects. मतलब क्या, जब शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ज्यादा पैसा मिले, तो उसके लिए उनको पहले ज्यादा पैसा लगाना भी पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अगेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो गई। तो जब कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा है, सो व्हाट दे विल डू, दे विल थिंक ऑफ एक्सपेंशन, दे विल थिंक टू अंडरटेक बिग प्रोजेक्ट्स एंड विच आर ऑल्सो रिस्की। देखो आपने ये चीज पढ़ी होगी, जितना प्रोजेक्ट रिस्की होगा उतने ही उसके रिटर्न्स हाई भी हो सकते हैं। या तो आप बहुत ज्यादा रिटर्न कमाओगे, या तो आपका बहुत ज्यादा का नुकसान होगा, राइट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अपना जो स्टॉक मार्केट है, राइट, उसमें या तो बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट होता है, ठीक है, या तो फिर एकदम ही मार्केट नीचे चले जाता है, राइट। सो जब कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा है, तो या तो दे विल अंडरटेक, they will try to invest in a big project which is, even though if that big project is very risky, वो रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं, ठीक है, बिकॉज पैसा इतना ज्यादा है। पॉइंट 4 देखो, पब्लिक कॉन्फिडेंस। A joint stock company enjoys public confidence. There is less interference of government, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना नहीं होता है। Every joint stock company in India is governed as per the provisions of Companies Act, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। As per the act, company has to get its annual accounts audited by the practicing chartered accountant. अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी के जो बुक्स है ना, एनुअल बुक्स है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, राइट, फिर वो अपना ओपिनियन देगा, फिर उसका ओपिनियन पब्लिक में जाएगा, करेक्ट, तो लोगों को भी पता चलेगा कि एक्चुअली में कंपनी अंदर से कैसी है, खोखली है या फिर एक्चुअली में वो प्रॉफिट कमा रही है, राइट। सो होगा क्या, जब कंपनी हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाती है सीए से, तो उनका जो भी ओपिनियन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो भी एक ओपिनियन होता है कि कंपनी प्रॉफिट्स एक्चुअली में भी उतने कमा रही है, अच्छे से चल रही है, ऑल एक्टिविटीज आर स्मूथली कैरिड आउट, नो इलीगल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन, राइट। तो ये सब चीजें पब्लिक को पता चल जाती हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का एक ट्रस्ट और एक लॉयल्टी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द रीजन यहाँ पर सब हेडिंग में लिखा गया है पब्लिक कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ होगा क्या, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, ठीक है। सो व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही फोकस करना है, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस हैं, वो भी फॉलो करो, ये भी फॉलो करो, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ये सारी फैसिलिटीज अवेल करो। नहीं, दे ओनली हैव टू फोकस ऑन व्हाट डज द चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड, तो वो सारी चीजें वो गैदर करके उसको देते हैं मटेरियल, ठीक है। सो होगा क्या इससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो भी एक यू नो whatever he will feel after auditing the books of accounts of the firm, his opinion will come into public, and this will either increase the trust and loyalty or either it will decrease, क्योंकि जरूरी तो नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा अच्छा ही ओपिनियन दे, ओपिनियन बुरा भी हो सकता है, करेक्ट। Okay, come to point number 5, relief in taxation. A joint stock company plays an important role in the development of the country. It requires to pay taxes of a flat rate. Certain exemptions are given, which opens branches in backward regions. For example, tax holidays up to 5 years. Okay.
अब होगा क्या, कंपनी को ना, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाए, ओके, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाए, कंपनी को फ्लैट रेट पे टैक्स देना है, दैट इज 30%. इंडियन कंपनीज हैव टू पे टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ ₹30%. मतलब तुम्हारा अगर प्रॉफिट 50,000 का हुआ है या 50 लाख का हुआ है, आपका रेट इतना ही रहेगा. ठीक है. इसके साथ साथ आपको कुछ एग्जेम्पशंस और कंसेशंस भी मिलते हैं. और वो एग्जेम्पशंस, कंसेशंस कैसे चलते हैं, गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि आप अपना जो ब्रांच है वो यहाँ पर भी स्टार्ट करो. अगर आप अपना ब्रांच यहाँ पर एक बैकवर्ड रीजन में भी स्टार्ट करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है. तो कंपनी को एक रिलीफ मिल जाता है टैक्सेशन का. नाउ टैक्सेशन यूजुअली सीन एज अ बर्डन, बट यहाँ पर इट इज रिटन इन द मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो इफ द कंपनी फॉलोज दीज थिंग्स, so then there is definitely a relief. Why? एक चीज तो ये कि कंपनी को स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे नहीं करना है. इट हैज टू पे टैक्स एट अ फिक्स्ड रेट, दैट इज 30%. फिर प्रॉफिट चाहे कितना भी क्यों ना हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, या 2 लाख हो, या 20 लाख हो. ठीक है. रेट इन लोगों ने सेम रखा है, दैट इज 30%. और क्या क्या चीजें हैं, कंपनी को कुछ एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं. एग्जेम्पशंस मतलब क्या, बेनिफिट्स ऐसे समझ सकते हो आप. ठीक है. नेक्स्ट देखो, एक्सपर्ट सर्विसेज. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन अपॉइंट एक्सपर्ट्स लाइक एडवाइजर्स, मैनेजर्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स एटसेट्रा. ठीक है. क्यों अपॉइंट करेंगे इन लोगों को, बिकॉज सो दैट देयर इज प्रोफेशनलिज्म मेंटेन्ड एंड ऑल्सो कंपनी विल पे देम अट्रैक्टिव सैलरीज. ठीक है, टू अवेल देयर सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, परपेचुअल सक्सेशन. ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा है क्या, व्हाट इज, अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सिर्फ एक शेयर होल्डर की डेथ होने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगी. कंपनी विल नॉट वाइंड अप. ठीक है. कंपनी की लाइफ कंटिन्यूस होती है, इट इज स्टेबल. शेयर होल्डर्स आज आएंगे, कल जाएंगे, वापस से कल नए शेयर होल्डर्स आएंगे. सो दिस थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, है ना. इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी बंद पड़ जाए. सो कंपनी इंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन. ठीक है. कंपनी चलती ही रहेगी. फिर एक शेयर होल्डर मर जाए, 2 शेयर होल्डर मर जाए, वट एवर इट इज. ठीक है. लेट अस रीड. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इंजॉयज अ कंटिन्यूस एंड अ स्टेबल लाइफ. Okay, it enjoys continuous and a stable life. The death, retirement, insolvency, insanity of its members does not result into dissolution. है ना. फिर शेयर होल्डर्स रिटायर हो जाए, मर जाए, इंसेन हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे कंपनी बंद नहीं पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी. ओके, ये पॉइंट भी हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी. मतलब क्या, अगर कल जाके कंपनी अगर लॉसेस में जाती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये नहीं बोलेगी कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के हमको पैसे दो. ठीक है. तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. और लिमिटेड कब कब तक होती है, लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. I'll read the point. The liability of members is limited to the extent of unpaid amount of shares. आपको याद है क्या, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज आज मैंने एक 100 रुपए का शेयर खरीदा और मैंने सिर्फ 80 रुपीज ही पे किए, तो मेरी लाइबिलिटी कंपनी को और कितना, मैं उसको कितना पैसे दूंगी, सिर्फ 20 रुपीज. एंड व्हाट इज दिस 20 रुपीज, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, है ना. सो आई एम लाइबल टू पे कंपनी ओनली ₹20. 20 के अलावा कंपनी मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगी. तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है ना, वो हमेशा लिमिटेड होती है. और लिमिटेड कब तक होती है, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स. ठीक है. यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. लास्ट लाइन देखो, शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल फॉर द डेथ्स ऑफ द कंपनी. देयर इज नो नीड टू यूज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस. मतलब क्या, कल जाके अगर कंपनी घाटों में जाती है, लॉसेस में जाती है, तो शेयर होल्डर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे. करेक्ट. तो इसलिए उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. ओके.
चलो quickly read all the points. I'll wait for a minute and then we'll start with demerits. Okay, quickly come to the demerits. Rigid formation, पढ़ लेते हैं ये. What does rigid formation mean? Registration of a joint stock company is compulsory. ये हमने कल पढ़ा था, right? It requires number of legal documents. It is necessary to pay heavy charges. A public company cannot start its actual business without getting commencement certificate. Very important line है. Hence procedure is complicated, expensive and time consuming. ठीक है, तो पहले के 2-3 लाइंस में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि चार्जेस हैवी हैं, फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, प्रोसीजर इज लेंदी, हेंस इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव एंड आल्सो टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, तो पॉइंट का सब हेडिंग क्या है? रिजिड फॉर्मेशन, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दे रिजिड मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो चाहिए, एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यू विल हैव टू वेट फॉर सो मेनी डेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, lack of secrecy. ठीक है, in order to protect the interest of the investors it is compulsory to publish books of accounts every year. मतलब क्या, कंपनी को अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के सामने रखने पड़ते हैं हर साल, तो इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं सीक्रेसी लीक हो जाएगी, राइट? All the important documents of joint stock company are available for inspection at the registered office. करेक्ट, तो अगर कोई शेयर होल्डर को इंस्पेक्ट करना है तो वो भी अलाउड है. The competitors can take undue advantage of internal information, hence there is no secrecy in the joint stock company. ठीक है, तो आप कंपनी को इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतना सब कुछ पब्लिक में रखना पड़ता है, ठीक है, सो दैट वो ये प्रूव कर सके कि वो एक्चुअली में भी उतना कमा रहे हैं, एक्चुअली में भी उनका ये इतना सारा बिजनेस चल रहा है. ठीक है, उससे होगा क्या, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी बाहर आ जाए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिले इन डिसीजन मेकिंग. ओके, as the owner of the company every shareholder has a right to participate in the management. Therefore all important business decisions are taken in the shareholders meeting. The procedure of conducting the meeting is very lengthy. ठीक है, आप कंपनी को अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनको शेयर होल्डर का कंसेंट भी लेना होता है. अब शेयर होल्डर का कंसेंट कैसे लोगे? शेयर होल्डर मीटिंग करवा के, करेक्ट. अब ये जो मीटिंग को कंडक्ट करवाना है इसका प्रोसीजर लेंदी है, इसलिए डिसीजन मेकिंग करने में डिले हो जाता है. ठीक है, क्या लिखा है? द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग इज वेरी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग. इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर नोटिस, कॉपी ऑफ एजेंडा, प्रॉक्सी फॉर्म्स एटसेट्रा. All these documents must be sent minimum 21 days before meeting. Therefore, there is always delay in the decision making. मतलब एक डिसीजन लेने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा. पहले नोटिस छपवाओ, फिर शेयर होल्डर्स को भेजो 21 दिन पहले, राइट? फिर शेयर होल्डर्स आएंगे, फिर उनको आप अपने सारे डिसीजंस बताओ, फिर हो सकता है कि उसमें भी कुछ हाँ बोले कुछ ना बोले, फिर कंक्लूजन पर आओ, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इसलिए डिले हो जाता है. Next point, no personal contact. There are large number of employees in the joint stock company. Employees feel that their efforts should be appreciated by the superiors, but it is not possible in a large organization. The employees are demotivated to work hard. ठीक है, अब देखो लोग ही इतने हैं तो सीनियर्स कौन से लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, राइट? सो देयर आर सो मेनी लेवल्स. हाई लेवल में एकदम सीईओज एंड सीएफओज आएंगे, फिर उसके नीचे मैनेजर्स आएंगे, राइट? फिर देयर आर सो मेनी लेवल्स कि जो एम्प्लॉय नीचे काम कर रहा है he expects that the superior should appreciate him, which is not possible, right? Managers and directors of the company are not able to establish personal attention, personal contact with their customers. Customers likes and dislikes are not taken into consideration. मतलब managers जो अल्टीमेट डिसीजन लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो कभी कभी कंज्यूमर का ही लाइक डिसलाइक भूल जाते हैं. अब कभी कभी वो ऐसा सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट चीप पड़ेगा मैन्युफैक्चर करने में, अट्रैक्टिव है तो बना लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट वेदर द कंज्यूमर विल लाइक, वेदर इट विल सूट द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रादर देन थिंकिंग कि ये चीप पड़ेगा मैन्युफैक्चर करने में, राइट?
सो एट टाइम्स कंज्यूमर का ही जो ये फैक्टर है उसको ही आप कभी कभी कंसिडर नहीं करते हो, राइट? तो यहाँ पर होता क्या है, डिसीजंस गलत हो जाते हैं. Why? Because there is no personal touch with the consumers. Okay. Next point, high cost of management. A joint stock company is a commercial organization. It is ready to spend huge amount for advertisement. The managers get best salary and benefits. It requires huge amount of expenses. So the cost of the management is very high. अब क्या होगा ना कि ये जो लोगों को आपने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया है, आप उनको सैलरी दोगे या जो एम्प्लॉयज हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उनको सैलरीज दोगे, राइट? फिर मैनेजर्स भी अपना हाई सैलरीज लेते हैं, ठीक है? तो इतना सारा एक्सपेंस सैलरीज में ही चला जाता है. उसके अलावा फिर आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना है अपने प्रोडक्ट्स का. सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि देयर इज, although there is money, but the money is getting, you know, majorly divided into two categories. One is attractive salaries and one is advertisements. ठीक है? फिर उसके बाद आपको शेयर होल्डर्स को भी पैसा देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है? तो मैनेजमेंट का ही कॉस्ट इतना है कि आग जो बाकी एक्टिविटीज है उस पर कैसे स्पेंड करोगे? दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है? And the last point is reckless speculation. Company is managed by directors. Few unscrupulous directors use confidential information for speculation and for their personal gain. अब देखो confidential information directors को तो पता होगी, करेक्ट? क्योंकि वो तो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं. तो हो सकता है डायरेक्टर्स ही कभी-कभी उसका मिसयूज कर बैठे. That is known as reckless speculation. This results in sudden fluctuation in the price of shares. It adversely affects public confidence. मतलब क्या? अब मैं आपको बताती हूँ. अब डायरेक्टर्स को तो पता होगा कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी के बहुत सारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं. तो डायरेक्टर को ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता है, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदेगा कंपनी के, ठीक है? या अगर उसको पता चल जाता है कि कंपनी तो घाटे में जा रही है, लॉसेस में जा रही है, और डायरेक्टर्स ने उसी कंपनी के अगर शेयर्स कुछ खरीद रखे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो बेच देंगे मार्केट में, क्योंकि क्या मतलब, कंपनी तो लॉसेस में जा रही है, राइट? सो एट टाइम्स दे टेक अ, यू नो, वो एक एडवांटेज ले लेते हैं जस्ट बिकॉज दे आर इन पोजेशन विद द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है? दैट इज नोन एज रेकलेस स्पेक्यूलेशन. So these are the demerits of the joint stock company. Okay, now let us quickly see what is नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज. ओके, इसमें फर्स्ट कंपनी देखो, विच टॉक्स अबाउट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, आज हम ये वाली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं. प्राइवेट कंपनी क्या होती है? A private company is a company which by its articles restricts the right to transfer shares, limits the number of members to 200, and prohibits invitation to public to subscribe to the shares or debentures of the company. ठीक है, now first we'll break up the entire definition. We'll read each and every point. Restricts the right to transfer shares. Okay, अगर आपको याद रहेगा, हमने जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स कर रहे थे, उसमें एक पॉइंट था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. उसमें हमने क्या पढ़ा था? पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है? और जब जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्या इजीली ट्रांसफरेबल हैं? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. अगर आपको प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने हैं या किसी और को देने हैं, तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी, है ना? और वो फॉर्मेलिटीज कुछ ज्यादा ही डिटेल में होती हैं. इसलिए क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. ओके, फिर आगे क्या लिखा है? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. मतलब मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200. ये हमने कल ही पढ़ा था. मिनिमम कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200. ठीक है, तो ये पॉइंट पे हमारा हो गया है. एंड प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स. मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी में ना कौन कौन इन्वेस्ट करेगा? सपोज आज मैंने एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की, तो मैं पैसा किससे कलेक्ट करूंगी? अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, ठीक है? तो मेरा ये छोटा सा ही एक ग्रुप होगा. मैं बाकी स्ट्रेंजर्स को इनवाइट नहीं करूंगी कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदो, ठीक है? तो क्या लिखा है? प्रोहिबिट्स
invitation to public to subscribe for shares or debentures. मतलब क्या, a private company does not accept money from the public. ओके, पब्लिक पैसा किस पर लगाती है, पब्लिक कंपनी में लगाती है, प्राइवेट कंपनी में नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी पैसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी पब्लिक से। ओके, सो प्राइवेट कंपनी कलेक्ट्स मनी फ्रॉम whom? फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम द फ्रेंड्स। ठीक है, नो अदर थर्ड पार्टी, नो स्ट्रेंजर्स। ठीक है, so this is the definition of private company. जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपको एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो क्विकली रीड द फीचर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ये हमारा ऑलरेडी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 1 लाख रुपीज। इसको हाईलाइट कर लो कि प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने से पहले मिनिमम शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स। है ना, मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी बाहर के लोग जैसे पब्लिक हो गया, स्ट्रेंजर्स हो गए, उनसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। सिर्फ किनसे करेगी? जो उसके मेंबर्स हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं और जो उनके रिलेटिव्स हैं। ठीक है, पॉइंट 4 देखो, बैन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स और डिबेंचर्स। अभी हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ लिया कि वो पब्लिक से पैसा नहीं उठाते हैं। लास्ट पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ये भी हमने डेफिनेशन में देख लिया है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। Next देखो, it is important that all the above said conditions should be in order to remain a private company. If any one of the condition is not fulfilled, company shall be considered as public company. आपको याद है क्या, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लोग कितने होते हैं? 200। जिस दिन 200 के 201 हो गए, उस दिन वो कंपनी क्या बन जाएगी? प्राइवेट से पब्लिक बन जाएगी। करेक्ट, क्योंकि प्राइवेट में मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200। अब हो गए हैं 201। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज लिखी है कि ऊपर के 5 फीचर्स फॉलो होने चाहिए। कोई अगर एक फीचर भी नहीं होता है, सो दैट कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनी। ठीक है, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इट मस्ट एड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। सो सपोज कंपनी का नाम है XYZ, तो आप प्रोनाउंस कैसे करोगे? XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आना चाहिए। ठीक है, अ प्राइवेट कंपनी में बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो या तो कंपनी में शेयर्स होंगे जो कि यूजुअली होते हैं, और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मैं मतलब आपको बताती हूँ, और अनलिमिटेड कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड? ये हमने वर्ड ऑलरेडी पढ़ा है। अनलिमिटेड मतलब क्या? वो अपने मेंबर्स को भी बोलेंगे टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कंपनी अनलिमिटेड है तो। ठीक है, यूजुअली कंपनी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। वो अपने शेयर होल्डर को नहीं बोलेगी कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के हमको पैसे दो। ठीक है, बट हो सकता है दैट अगर कंपनी अनलिमिटेड है, सो देन इट विल आस्क इट्स मेंबर्स टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड गिव अस द मनी। अच्छा, यहाँ पर क्या है? और लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या? देखो, ऐसी भी कंपनीज होती है जो ना अपने मेंबर्स से इनिशियल में, मतलब स्टार्टिंग में पैसे नहीं लेगी। पैसे कब लेती है? जब कंपनी वाइंड अप होने वाली है तब। तो वो शेयर होल्डर से एक अमाउंट लिखवा के लेते हैं कि जिस दिन हमारी कंपनी वाइंड अप होगी, उस दिन आप हमको गारंटीड इतने पैसे दोगे। So company does not ask for money from the shareholders in the beginning, but it will ask for money from the shareholders at the end, that is during the winding up of the company. उसको कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो वो शेयर होल्डर से गारंटी लेंगे कि आप हमको इतने इतने पैसे कब दोगे? जब कंपनी वाइंड अप होगी। तो एक आपने शेयर होल्डर से गारंटी ले ली। ठीक है,